बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। कल जो जलसा हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लाहौर में, उसके आफ्टर शॉक्स आ रहे हैं और बहुत झटके लग रहे हैं हुकूमत को। वो झटकों से संभल नहीं पा रही। जो फ़ायदे हुए इस जलसे के वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो हुकूमत ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि लोग निकले, लेकिन हमने देखा कि पूरे लाहौर में जगह जगह जलसे हो रहे थे। मिसाल के तौर पे रिंग रोड पे जब जलसा खत्म कर दिया गया, अंधेरा हो गया, लाइटें काट दी गई, उसके बाद रिंग रोड के ऊपर बहुत बड़ी तादाद में कारकुन इकट्ठे हो गए और बहुत देर तक, रात गए तक नारेबाजी होती रही। लाहौर का जो फिरोजपुर रोड है, जो बाकी इलाके हैं, लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में रैलियां निकली हैं। ये एक बहुत बड़ी पोलिटिकल एक्टिविटी थी और इसने लाहौर को दोबारा से चार्ज किया है। याद रखिए, पाकिस्तान में कभी भी कोई तहरीक कामयाब नहीं होती जब तक कि लाहौर मोबिलाइज ना हो, जब तक कि लाहौर के लोग ना निकले या लाहौर उस तहरीक को एक्सेप्ट ना कर ले। जब भी कोई तहरीक लाहौर में घुस जाए तो फिर वो कामयाब हो जाती है। ये हमेशा से पाकिस्तान की तारीख का हिस्सा है। यानी करारदादे पाकिस्तान भी लाहौर में पेश की गई थी और तब से लेकर अब तक पाकिस्तान में सियासी सरगर्मियों का जो गढ़ है वो लाहौर रहा है। अब इसमें जो फायदे हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मैं आपको बता देता हूं एक्चुअली क्यों हुकूमत घबराई हुई थी। नंबर एक तो वो जो एक जमूत था, जो एक खौफ तारी था लाहौर पे, वो कल टूट गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उसको तोड़ दिया है। बड़े लंबे अरसे के बाद पीटीआई के झंडे, पीटीआई के लोग और जो है वो बैनर, पोस्टर्स, इमरान खान की तस्वीरें लोग उठाकर लाहौर में खुलेआम फिर रहे थे। नंबर दो ये है कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बाकी पंजाब के अंदर भी जलसे कर सकेगी। लाहौर में पुलिस की सबसे बड़ी तादाद है और लाहौर की पुलिस सबसे ज्यादा इक्विप्ड है। और यहां पे जो है वो एक दौर में पीएमएलएन का गढ़ हुआ करता था, अब ये पीटीआई का गढ़ है। अगर यहां पे रोका नहीं जा सका तो बाकी जिलों में रोकना आसान नहीं होगा। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब की बाकी जगहों पे भी जलसे कर सकती है। और एक मरतबा फिर ये साबित किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद कि आज भी लाहौर के लोग, पंजाब के लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हैं। और फार्म 47 की जाली हुकूमत 8 महीनों में भी लोगों के दिलों में अपनी जगह नहीं बना पाई। फिर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कुछ कंप्रोमाइज्ड लीडरशिप है, मैंने आपको नाम बताए भी हैं कि ये लोग हो सकता है कि आईनी तरमीम में हुकूमत के हक में वोट डाल दें, और ये लोग ऐसी मशकूक हरकतें कर भी रहे थे। ये कोई 7-8 लोग हैं, इनके ऊपर भी प्रेशर जाएगा। प्रेशर ये जाएगा कि उनको आइडिया हो गया दोबारा से कि पब्लिक तो आज भी खड़ी है इमरान खान के साथ, और अगर हमने इमरान खान को धोखा दिया तो हमारी और हमारे खानदान की सियासत तो बढ़ जाएगी। लिहाजा ये उनके ऊपर भी एक इंपैक्ट गया है। दूसरा, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट और आलमी एस्टेब्लिशमेंट दोनों में यह पैगाम गया है कि इमरान खान पाकिस्तान की सियासत में मुकम्मल तौर पर रेलिवेंट शख्सियत है और उनको इररेलिवेंट करना इस वक्त तो मुमकिन नहीं है, क्योंकि लोगों ने ऐसा लगता है कि इमरान खान को अपनी जिद बना लिया है। एक और जो चीज हुई वो ये कि अब सूबाई दारुल हुकूमत तो है लाहौर, और अब इसके अंदर सियासी सरगर्मियां जो है वो चलेंगी। क्योंकि देखिए, वकला पहले ही यहां पे अपनी तहरीक का आगाज कर चुके हैं। वकीलों की रैलियां निकलेंगी, सिविल सोसाइटी मैदान में आएगी, क्योंकि आने वाले दिनों में हुकूमत पंगा करने वाली है आईनी तरमीम का। और खबरें ये आ रही हैं कि 15 अक्टूबर तक उनको हर हाल में आईनी तरमीम करनी है और उसके लिए अब नंबर पूरे करने हैं। नंबर पूरे करने के लिए मुमकिन है तहरीक इंसाफ की कुछ सीटें छीनी जाएं, कुछ तहरीक इंसाफ के बंदों को कायल किया जाए, कुछ एक जो है वो रिव्यू के अंदर केस लगाकर दोबारा 63A वाला कोशिश की जाए कि पीटीआई के बंदे वोट डालें तो उनका वोट काउंट हो जाए, और फजलुर रहमान साहब के बंदे वोट डालें फजलुर रहमान की मर्जी के बगैर तो उनका वोट काउंट हो जाए। तो इस किस्म की कोशिशें की जाएंगी। तो लाहौर में क्योंकि अब तहरीक का माहौल बन गया है, वकला ने पहले बड़ा जबरदस्त ताकत का मुजाहरा किया और अब एक जो अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी है उसने भी किया, थोड़े दिन पहले फजलुर रहमान साहब ने भी किया था। तो ये अब चीजें बड़ी खुलकर सामने आ रही हैं कि सूबाई दारुल हुकूमत जो है पंजाब का, वो पॉलिटिकल एक्टिविटीज का गढ़ बन जाएगा आने वाले दिनों में। अब एक और चीज जो बहुत अहम है इस सारे सिनेरियो को लेके वो ये है कि तमाम मुकर्रीन ने, जिन्होंने भी तकरीरें की और जो लोग भी वहां मौजूद थे, उन सब ने अदलिया का तस्करा किया और इस आईनी तरमीम का जिक्र किया। क्योंकि इमरान खान साहब की वाज़ेह इंस्ट्रक्शन है कि काजी फायद ईसा को किसी सूरत एक्सटेंशन नहीं लेने देनी। और मैं ये क्लियरली आपको बता दूं कि अगर काजी फायद ईसा साहब को एक्सटेंशन मिल गई तो जैसा टाइम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने गुज़िश्ता 1-1.5 साल में गुजारा है, वैसा ही टाइम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो आगे भी गुजारती रहेगी जब तक काजी साहब रहेंगे। क्योंकि काजी साहब मौजूद हैं तो फिर अब बहुत सारी चीजें तहरीक इंसाफ की जो पेंडिंग पड़ी है वो पेंडिंग ही रह जाएगी, और जो चीजें उनके साथ नाइंसाफियां हुई उनको लगता है वो दौर अभी कंटिन्यू करेगा। लिहाजा ये अदलिया के साथ यकजहती का सबने पैगाम भेजा है, और इससे एक बहुत बड़ा इंपैक्ट जो है ना, जो पैगाम है वो जजेस को जाता है, जो इंसाफ पसंद जजेस है। यानी जजेस तभी खड़े रह सकते हैं ना जब उनको पता हो कि अवाम उनकी पुष्ट पे खड़ी है। उनके पास अपनी कोई जाती ताकत तो होती नहीं है या अपनी कोई जाती फौज तो होती नहीं है। अगर सिस्टम के खिलाफ जज फैसला देना चाहे और सिस्टम की ज्यादतियों को बेनकाब करके उनको रोकना चाहे, तो जज के पास जो सबसे बड़ी ताकत होती है अपने कलम के बाद वो ये होता है कि जी हमारे पीछे पब्लिक खड़ी है,
जो हुआ था इफ्तिखार चौधरी साहब के साथ परवेज मुशर्रफ के दौर में, वो तो अपने घर चले गए थे। उनको तो मुनीर मलिक साहब ने रात को टेलीफोन किया था, कुछ और वकला ने किया था कि जनाब हौसला करो, खड़े हो जो हमारे हैं। और फिर वकला अवाम सारे खड़े हो गए। जब सब खड़े हो गए तो इफ्तिखार चौधरी भी खड़े हो गए, वो बार्स में जाना शुरू हो गए, तकारीर करनी उन्होंने शुरू कर दी। तो ये बताता है कि जजेस को भी, हमारी जजेस सोसाइटी में अनफॉर्चुनेटली एक ये क्वेश्चन मिल जाता है इससे कि ठीक है हम इंसाफ करते हैं, पब्लिक हमारे पीछे खड़ी है। तो ये माहौल बन गया है। अली अमीन गंडापुर साहब ने तकरीर तो नहीं की, वो कर नहीं पाए तकरीर जलसे में, लेकिन अब जलसे के कुछ मनाजिर आ रहे हैं सामने, क्योंकि देखिए वहां पे तो इंटरनेट बंद किया हुआ था आसपास का, और इंटरनेट बंद होने की वजह से विजुअल्स हम नहीं देख पा रहे थे। तो रात गए, लेट नाइट विजुअल्स आना शुरू हुए जब लोग अपने घरों को वापस पहुंचे जलसागाह से फारिग होकर, कई कई घंटे बाद लोग घर पहुंचे अपने। तो फिर जो है मनाजिर हमने देखना शुरू किए कि तो बहुत मैसिव किस्म का जलसा था, और जलसागाह में तो उतने लोग नहीं थे जितने बाहर थे, यानी आसपास की सड़कों पे जो लोग आ रहे थे। इवन एक काफले, अभी कुछ काफले जो है वो जीटी रोड पे मौजूद थे जब जलसा खत्म हो गया। कुछ लोग मोटरवे वाली साइड से मुल्तान रोड से आ रहे थे जब जलसा खत्म हो गया। कसूर से आने वाले लोग भी नहीं पहुंचे थे। लाहौर का रिंग रोड आज तक इतना ज्यादा नहीं भरा जितना इस जलसे के दौरान भर गया था। लोगों ने जितना बड़ा जलसा पंडाल में हो रहा था उससे बड़ा जलसा रिंग रोड पे किया, और वहां पे खड़े होकर बड़ी नारेबाजी की इमरान खान साहब के हक में। तो ये मनाजिर जो है ये बाद में आ रहे थे, और ये अभी तक आ रहे हैं। एक साजिश है जो पाकिस्तान उससे बच गया है, लाहौर खास तौर पे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी खास तौर पे। आपने देखा होगा कल इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने कुछ तस्वीरें दिखाई दी है, देखिए डंडा पकड़ा हुआ है बंदे ने, ये देखिए इस बंदे ने भी डंडा पकड़ा हुआ है। तो डंडा जो है ना वो झंडा डंडे के ऊपर ही लगता है, और उसको दिखाकर वो ये एक माहौल बन रहा था कल कि शाम में गेम डाली जाएगी। मुझे कुछ मैसेजेस आए और कुछ लोगों से मेरा राब्ता हुआ, तो मुझे ये पता चला कि सादा कपड़ों में गुल्लू बट पहुंचाए गए हैं जलसागाह के आसपास। मैं आपको फिर बता रहा हूं, और ये मुझे मुस्तनद जर्नलिस्ट उन्होंने बताया। फिर मैंने कुछ जो सरकारी सोर्सेज है उनसे पता किया, तो वहां भी कंफर्म हुआ कि सादा कपड़ों में कुछ सरकारी लोगों को भेजा गया है जलसागाह के आसपास, और ये गुल्लू बट वाला एक एपिसोड होना था। ऐसी तोड़फोड़ और इस तरह की चीजें करनी थी जिसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे डाला जाएगा। लेकिन ये जो लोग पहुंचे वहां पे, चंद सौ इनकी तादाद थी, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग इतनी बड़ी तादाद में थे चारों तरफ कि इनकी जरूरत ही नहीं हुई कि जो कार्रवाई ये डालने आए वो डालते। नंबर 2, जब पुलिस ने जबरदस्ती की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के साथ कि आप निकले अब यहां से डिस्पर्स हो जाएं, जलसा खत्म करें, तो उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़े सब्र का और होशमंदी का सबूत दिया, वरना 9 मई टाइप का इन्होंने एक और कोई बयानिया घड़ लेना था। बहरहाल हुआ ये कि लोगों ने अपना जलसा किया, अपनी ताकत शो की, जो हासिल करना था वो हासिल किया। उसके बाद इमरान खान के नारे लगाते हुए वो डिस्पर्स हुए हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एक तरीकाकार इख्तियार किया गया था, और मेरे सोर्सेज तो ये क्लेम कर रहे थे कि हर हाल में ये कार्रवाई डाली जाएगी, आप ये खबर दे दें। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा जी नहीं, मैं इंतजार करूंगा। तो मैं इंतजार करता रहा, लेकिन कार्रवाई डालने का मौका नहीं मिला। इक्का दुक्का छोटे मोटे वाकयात हुए हैं, लेकिन लोगों की तादाद इतनी ज्यादा थी और तंजीम इतनी अच्छी थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नौजवानों की कि वो कार्रवाई डालने का मौका नहीं मिला। कार्रवाई डालने वाले यही सोचते रहे अगर हमने कुछ किया तो कहीं लोग हमें ही ना पकड़ लें कि तुम लोग कौन हो। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर ये मैसेजेस चल रहे थे कि अपने आसपास नजर रखें, जो मशकूक लोग हैं, जो तोड़ फोड़ करे, कोई ऐसी हरकत करे तो उसको पहले से पकड़ के और उसका पता करें कि ये बंदा कौन है, और पुलिस के हवाले भी करें। बहरहाल ये जनाब आफ्टर शॉक्स आ रहे हैं जलसे के, और आते रहेंगे, क्योंकि पीएमएलएन तो बहुत बुरी तरह शॉक हो गई है। वजह यह है कि वो ये कर ही नहीं पाएंगे कभी। गोद में बैठ के तो नहीं होता ना, एक जेल में बैठ के, एक आदमी वो जेल में बैठ के कामयाब हो रहा है, और ये लोग हैं ये गोद में बैठ के नाकाम हो रहे हैं। तो ये फर्क तो रहेगा, और एस्टेब्लिशमेंट को भी सोचना पड़ेगा कि हमने किधर इन्वेस्टमेंट कर दी है और कैसे नमूने हैं जिनको लाकर हमने मुसल्लत कर दिया है। कादी फायद ईसा साहब ने, मैंने आपको बताया था कि एक लेटर लिखा है, और कादी साहब का जो नोट है वो जरा मैं उसके अंदर, उन्होंने 9 सवाल उठाए, मैं आपको पढ़ के सुना दूं। हुआ ये कि जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जो दीगर 8 जजेस हैं, जब उन्होंने वजाहत दी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के भेजे हुए सवालात के जवाब में, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने पूछा ना कि जी कैसे अमल करना है ये मखसूस नशिस्तों वाले फैसले पे, हमारे चंद सवालात हैं उनके जवाब दे दें। तो इलेक्शन कमीशन ने सवालात भिजवा दिए और उन्होंने जवाब दे दिए, और वो एक वजाहती नोट जारी कर दिया। अब ये जो वजाहती नोट जारी किया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 8 जजेस ने, इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट अपने मुख्तसर फैसले में पहले ही कह चुकी है कि जनाब अगर आपको कोई भी सवाल पूछना हो आप हमसे रुजू कीजिएगा, हम आपको जवाब दे देंगे। यानी जो मुख्तसर फैसला आया उसमें कहा गया था कि इलेक्शन कमीशन को या किसी भी फरीक को कोई प्रॉब्लम है, कोई बात समझ नहीं आ रही, तो आप सवालात हमें भिजवा दीजिए, हम 8 जजेस उनके जवाब आपको दे देंगे। तो इस तरह जवाब चला गया। लेकिन कादी फायद ईसा साहब ने उस जवाब के ऊपर 9 सवाल उठा दिए। एक, उन्होंने क्या कुछ कहा, सवाल नंबर 1 है
इलेक्शन कमीशन और तहरीक इंसाफ ने वजाहत की दरखास्त कब दायर की? भाई ये जब दायर की थी तो सबको मिल गई, आपको क्यों नहीं मिली भाई साहब? नंबर 2, तहरीक इंसाफ और इलेक्शन कमीशन की दरखास्तें प्रैक्टिस प्रोसीजर कमेटी में क्यों नहीं भेजी गई? क्योंकि ये तय हो गया था फैसले में कि जो भी सवालात उठाए जाएंगे उनका जवाब दिया जाएगा, ना कोई नया बेंच बनना है, क्योंकि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी जो है वो नए बेंच बनाने के ऊपर काम करती है। वो ये जो बाद में जिमनी सवालात है उनके जवाबों के ऊपर वो काम नहीं करती। इसका बेंच बना हुआ और उसका फैसला भी आया हुआ है। नंबर 3, मुतफर्रिक दरखास्तें काज लिस्ट के बगैर कैसे समाअत फिक्स हुई? काज लिस्ट केसेस की होती है। नंबर 4, क्या रजिस्ट्रार ऑफिस ने मुतल्लिका फ्रीकैन और अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी किया? नंबर 5, किस कमरा अदालत या चैंबर में दरखास्तों को सुना गया? भाई फ्रीकैन को नोटिस तो तब करते ना, और फ्रीकैन को तो तब सुनते ना जब कोई केस चल रहा होता। केस चल चुका, फैसला आ चुका, और ये ऑफर कर दिया गया था अगर फैसला समझ ना आए, क्योंकि इससे पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 13 जनवरी को कादी फायदी साहब के फैसले की गलत तशरीह की थी। ये कादी फायदी साहब ने खुद कह दिया है। तो दोबारा कादी फायदी साहब की तरह ये गलत तशरीह ना हो, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कुछ पूछना हो तो पूछ लेना, शर्माना मत। तो उन्होंने पूछा तो सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया। अब इसमें दोबारा से केस सुनने की तो जरूरत ही नहीं थी। तो कौन सी काज लिस्ट, कौन सा अटॉर्नी जनरल, कौन सा फ्रीकैन को सुनना, ये तो सब अजीब चीजें हैं। फिर एक और सवाल उठाया कि ऑर्डर को सुनाने के लिए कमरा अदालत में फिक्स क्यों ना किया गया? भाई फैसला सुनाया जाता है, ये कोई फैसला नहीं, ये तो एक नोट है जो वजाहत कर रहा है कि जनाब ये फैसला था, तो इस पे आप अमल दरामद कर दें। और 8वां सवाल पूछा, ओरिजिनल फाइल और ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार में जमा हुए बगैर ऑर्डर कैसे अपलोड हुआ? 9वां सवाल है, ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट वेबसाइट पर अपलोड करने का ऑर्डर किसने किया? अब जितने भी रिपोर्टर है ना जो कोर्ट को कवर करते हैं, वो सारे सर पकड़ के बैठे हुए कि ये कादी साहब की फ्रस्ट्रेशन क्यों इतनी बढ़ गई है। अब वो लोग जो कह रहे हैं वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। इसमें जो पहले मौक़िफ़ है वो मैं आपको बताता हूं कि बैरिस्टर सलमान नियाज़ी साहब हैं। वो ये कहते हैं कि चीफ जस्टिस का खत जो है, हालांकि चीफ जस्टिस के 34 दिन बाकी हैं अभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, उन्होंने कहा जी ये बदतमीजी की क्लासिक केस है। अदालत के फैसले में वाज़ेह तौर पर हदायत की गई कि वजाहत के लिए दरखास्तें अक्सरियती जजों के सामने रखी जाएं, और उसने अपने खत में जानबूझकर इस हकीकत को नजरअंदाज किया। यानी कादी साहब को वही नुक्ता जो मैंने उठाया कि भाई जो फैसला था अक्सरियत का, उसमें कह दिया गया था कि इलेक्शन कमीशन को या किसी भी फरीक को अगर कोई बात समझ ना आए तो वो हमें खत लिख दे, हम उसके जवाब में उसको बता देंगे कि ये वाली बात ऐसे है। ये है जो बात है। इस पे मुतीउल्लाह जान साहब ने लिखा कि एक चीफ जस्टिस की जुर्रत कैसे हुई कि वो इस तरह के कानूनी तौर पर गैर जरूरी इंतजामी नोट के जरिए अदालती फैसले पर अवामी सतह पर सवालात उठाए। ये नोट रद्दी की टोकरी में फेंके जाने के काबिल है। 13 जजों की फुल कोर्ट में 8 जजों की अक्सरियत का इजाफी ऑर्डर चेंबर में दायर दरखास्तों पर दुरुस्त तौर पर जारी किया गया है, जैसा कि 12 जुलाई के मुख्तसर फैसले में पहले ही कह दिया गया था कि जो सवालात होंगे उनका जवाब दिया जाएगा। चीफ जस्टिस को चाहिए कि वो अपने होल्ड द हॉर्सेस, कि अपने आप पे कंट्रोल रखें और अपनी एक्सटेंशन की ख्वाहिश में इसके ऊपर काबू रखें। चीफ जस्टिस की हैसियत से इनके पास 8 जजों के नोट को कलअदम करने का कोई खास इख्तियार नहीं है, जब तक कि वो 1997 में, यानी वो कह रहे हैं कि अब सज्जाद अली शाह साहब वाली अपनी बेइज्जती ना करवा लें। ये मुतीउल्लाह जान साहब ने कहा। बाकी रिपोर्टर से बात हुई, उन्होंने भी ये बात की ये कूड़ेदान में जाएगा, ये कादी साहब का नोट जो है ये इसकी कोई हैसियत नहीं है। बल्कि उन्होंने ये कहा कि ये रजिस्ट्रार को उन्होंने नोट लिख दिया। अब सुप्रीम कोर्ट की मेजॉरिटी पर हमला इसको उन्होंने करार दिया और कहा कि सुप्रीम कोर्ट के हाथ पांव खुद कादी साहब काट रहे हैं, ना इसमें कोई नया बेंच बनना था और ना कोई नया केस लगना था। अच्छा नाज़रीन, एक और चीज है, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो उसके अंदर तरमीम की है सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने और काबीना ने, ताकि जस्टिस मुनीब अख्तर साहब को निकाल दिया जाए और उनकी जगह पे जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब को ले आए। तो ये एक्चुअली एक तरह की बेंच फिक्सिंग इसको करार दिया जा रहा है वकला की जानिब से, और सुप्रीम कोर्ट बार ने और पाकिस्तान बार ने दोनों ने इसकी मजम्मत की है और दोनों ने इसको गलत करार दिया है और यह कहा है कि हमने बड़े लंबे अरसे की स्ट्रगल के बाद प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी बनवाई थी जिसमें 3 सीनियर जज होते हैं ताकि इंसाफ हो सके, ताकि कानून के मुताबिक फैसले हो। अब ये अपनी मर्जी का जज बीच में अगर चीफ जस्टिस शामिल करेंगे तो फिर दोबारा से सारा निजाम चीफ जस्टिस के हाथों में यरगमाल बन जाएगा। तो ये जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के मामला हैं, अब फर्ज करें कल को मंसूर अली शाह साहब आते हैं और वो उनकी जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर की कमेटी है उसके अंदर वो भी नीचे से अपनी मर्जी का एक जज ले आते हैं और एक जस्टिस मुनीब उनके साथ है, तो आप बताएं ना, तो वो तो जो दिल करेगा वो करेंगे। तो जो उसूल बनाया गया था वो ये बनाया गया था कि 3 सीनियर 3 जजेस ही इसके अंदर होंगे, एक चीफ जस्टिस, एक दूसरे नंबर वाले, एक तीसरे नंबर वाले। तो अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन में और पाकिस्तान बार में पीएमएलएन की नुमाइंदगी है, आसमा जहांगीर ग्रुप, लेकिन वहां से भी इसके ऊपर एतराज आ रहा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको चैलेंज भी कर दिया गया लाहौर हाई कोर्ट में
और लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज होने के बाद अब यह मामला किस तरफ जाता है इसके बारे में अभी तो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन एक बात आप याद रखिएगा कि यह मुझे नहीं लगता टिकेगा, क्योंकि अभी मखसूस नशिस्तों का तफसीली फैसला आना भी बाकी है। अली अमीन गंडापुर साहब ने क्या कहा, क्योंकि वो तकरीर नहीं कर पाए, जलसे के वाले से एक आखिरी चीज बताऊं, और वो आज तकरीर करने जा रहे हैं और अली अमीन गंडापुर की तकरीर में दोबारा आपको सरप्राइज मिलेगा, क्योंकि उनको रोकने की पूरी कोशिश की पंजाब की हुकूमत ने, हर हथकंडा इस्तेमाल किया, उनको लेट करवाया और उनके आने से पहले जलसा की लाइटें बंद कर दी। ऐसा वैसे पहले होता नहीं था, लेकिन अब हो रहा है। तो अली अमीन गंडापुर ने कहा कि ना तो हम फॉर्म 47 की हुकूमत को मानते हैं और ना 47 की पार्लियामेंट को कोई आईनी तरमीम को करे उसको भी नहीं मानते, और ना ही हम कोई आईनी तरमीम होने देंगे। हम अदलिया के साथ खड़े हैं, अदलिया स्टैंड ले, हम मरते दम तक अदलिया के साथ खड़े होंगे और नाजायज काम इन्हें नहीं करने देंगे। और आज के दिन में अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा कि मैं खिताब करूंगा, अपनी तकरीर करूंगा, जो मैं कहना चाहता हूं मैं कहूंगा। कल नहीं कहा, आज कह लेंगे। लेट्स सी अली अमीन गंडापुर साहब क्या कहते हैं। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।